अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया मींस कि आपने आधी बायो समझ ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको कट लगता है या आपकी कोई इंजरी आती है तो विद द टाइम वो इंजरी हील कैसे होती है, या एक छोटा सा बच्चा कैसे एक 5 फुट के आदमी में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं ओनली वन वर्ड पे, दैट इज सेल डिवीजन। लाइफ आपके पास बच्चे स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। जब स्पर्म और एग आपके पास फ्यूज करते हैं तो उनकी फ्यूजन से एक सेल बनता है आपके पास। वो सेल कन्वर्ट हो जाता है बेटा मल्टीपल सेल में और बना देता है आपके पास जाइगोट। जाइगोट देन बेटा डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, और आपके पास प्रॉपर फीटस बन जाता है। आफ्टर बर्थ आपके पास विद द टाइम बेबी में ग्रोथ होती है और ग्रोथ के साथ साथ उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है और वो 5 फुट का एक हेल्दी पर्सन बन जाता है। हाउ दिस विल बी पॉसिबल, कभी आपने सोचा है? अब ये जो स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, इसमें आपने नोट किया होगा कि जो इंक्रीज हो रहा है आपके पास वो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेल आपके पास नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। पहले एक सेल था, देन 4 हुए, देन 8 हुए, ऐसे मल्टीपल सेल में सेल्स कन्वर्ट हो गए। अब ये सेल का इंक्रीज कर जाना, सेल के नंबर में इंक्रीज कर जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड सेल जो है वो मल्टीपल होते होते आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं एंड ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर हीलिंग, फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेल डिवीजन का ये मतलब नहीं है बेटा कि आपने सेल लिया और सेल को आपने डिवाइड कर लिया, मीन टू से कि आपने उसका कट कर लिया और आपने उसको 2 हाफ में कन्वर्ट कर लिया। नो, इसको आप समझें, अगर एक किताब है और वो आपने 2 बच्चों को देनी है, आप क्या करोगे? आप उस किताब को बाहर के आधी एक को दोगे, आधी दूसरे को दोगे? नो, आप उसी सेम बुक की फोटोकॉपी करा के देन वो आप दोनों चिल्ड्रन को दोगे, दोनों बच्चों को दोगे। अब जो फोटोकॉपी होगी वो एग्जैक्ट सेम कॉपी होती है उस ओरिजिनल वन की। सेम यहाँ पे भी बेटा जो आपके पास ओरिजिनल सेल होता है उस सेल की फोटोकॉपी होती है, मीन टू से उस सेल की जो मल्टीपल सेल होता है वो उसी का कॉपी होता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड कॉपी है, बेसिकली सेल कॉपी नहीं होता, आपके पास सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि आपके पास क्या होता है? रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, उसी की आपके पास एग्जैक्ट कॉपी बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब बेटा सेल डिवाइड तो होता है लेकिन एकदम से आपके पास कोई चीज भी डिवाइड नहीं होती, बहुत से प्रोसेसेस से गुजर के सेल डिवाइड होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन में उसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल का। ठीक है, सेल साइकिल बेसिकली वो स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजर के कोई भी सेल आपके पास डिवाइड होता है। यहाँ पर सेल साइकिल को हम बेटा डिवाइड करते हैं 2 मेन डिवीजन्स के अंदर। एक आपके पास होता है इंटरफेस एंड द अनदर इज माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज में 3 सब डिवीजन आ जाती हैं बेटा। एक आपके पास आती है G1 फेज और जिसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाती है S फेज या इसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज G2 फेज जिसको हम ग्रोथ फेज 2 भी कहते हैं। अब वन बाय वन हम इन डिवीजन को समझेंगे कि किस डिवीजन में आपके पास क्या प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, G1 फेज या ग्रोथ फेज आपके पास बेटा इसके नाम से वाजिया है कि इसमें सेल ग्रो करता है। ठीक है, सेल आपके पास क्या करेगा? ग्रो करेगा, प्रिपेयर करेगा खुद को फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें आपके पास प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी, इसके आपके पास ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रिपेयर होंगी फॉर सेल डिवीजन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इंक्रीज होगा आपके पास। फिर यहाँ पे जो सेल होता है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, डीएनए की रिप्लिकेशन हमेशा आपके पास एस फेज में जाके होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है? G1 फेज और ग्रोथ फेज है जिसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेलीज प्रिपेयर होती हैं और आपके पास सेल ग्रो करता है इन साइज। देन आपके पास बेटा आ जाता है एस फेज और सिंथेटिक फेज। एस फेज आपके पास कौन सा फेज होता है? यहाँ पर आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। अगर आपके पास एक डीएनए है तो वो डबल हो जाएगा और डीएनए क्या हो जाता है? अपने डुप्लीकेट स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक स्ट्रैंड है डीएनए का तो वो सेकेंड स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपके पास थर्ड आता है बेटा G2 फेज या ग्रोथ फेज। अब ये जो ग्रोथ फेज है इसमें आपके पास सेल फर्दर ग्रो करता है और खुद को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो खुद को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करेगा। इंटरफेस माइटोसिस और मियोसिस दोनों में सेम रहता है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो आगे जाके डिफरेंस आता है
फर्दर माइटोटिक जो फर्दर फेज है इसमें आता है, ठीक है, जिसमें प्रो फेज के अंदर यहाँ पर डिवीजन में आपके पास चेंजेस आती है, क्योंकि माइटोसिस में आपके पास सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है, जबकि मियोसिस में सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, लेकिन ये जो इंटरफेस है ये दोनों जो माइटोसिस एंड मियोसिस इसमें सेम रहता है। तो सेल जो है वो डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, सेल साइज में इंक्रीज होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए जितनी भी नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करता है। और अगर डीएनए डैमेज है या उसमें कोई डिफेक्टिव एरर है तो उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है बेटा माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज क्या होता है, इसकी 2 डिवीजन आती हैं, ठीक है। अब इस 2 डिवीजन में सबसे पहला आपके पास आता है कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें आपके पास न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 5 तरह के आते हैं आपके पास, एक प्रोफेज आता है, फिर प्रोमेटाफेज आता है। मोस्टली बुक्स में प्रोफेज और प्रोमेटाफेज एक ही हेडिंग में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 आप हेडिंग समझ लें, जिसको आप समझे पी मेट से, ठीक है। पी मेट से आप इसको याद रखें कि पी से आपके पास आता है प्रोमेटाफेज, जब प्रोफेज, और एम से आपके पास आता है मेटाफेज, ए से आपके पास आ जाएगा एनाफेज एंड देन टीलोफेज। और वो ये डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिवीजन होती हैं, ठीक है। तो इसको हम जब माइटोसिस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो हम इस डिवीजन को समझेंगे। अब बेटा मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, और इस फ्लो चार्ट से आप इस स्टेप्स को दोबारा से क्लीनली बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले आपके पास इंटरफेस आता है, इट वाज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। इंटरफेस आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें 3 तरह की डिवीजन आती हैं। सबसे पहले G1 फेज आता है, देन S फेज आता है, देन G2 फेज आता है, ठीक है। G1 फेज इज आल्सो नोन एज ग्रोथ फेज, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, एंड G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 कहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है और फ्लो चार्ट में नहीं थे वो है ये चेक पॉइंट्स, ठीक है। अब G1 चेक पॉइंट एंड G2 चेक पॉइंट ये क्या है। अब देखिए बेटा, जब G1 फेज में सेल ग्रो करता है, साइज में सेल प्रोटीन्स बनाता है, सेल ऑर्गेनेलीज बनाता है, तो अब ये साइज इंक्रीज होता है, प्रोटीन्स बनती है, सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट क्यों रखे जाते हैं, तो चेक पॉइंट है बेटा, ये चेक करते हैं कि साइज के ये आया क्या, साइज सेल का इतना इंक्रीज हो गया है कि वो फर्दर डिवीजन कर सकता है, क्या सेल के पास वो न्यूट्रॉन्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो आगे डिवीजन में काम आएंगी, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये चेक पॉइंट क्यों जरूरी होते हैं। अब ये मेरे पास एक मेडिसिन है, ठीक है, these are the medicines, ठीक है। अब देखिए बेटा, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने मेडिसिन की प्रिपरेशन करनी है, मेडिसिन बनानी है, सिरप्स बनानी है, टैबलेट्स बनानी है, तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इस सिरप की ही बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि ये सिरप बनेगी आपके पास और ये सिरप बन के एकदम से मार्केट में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये सिरप आपके पास बनेगी और ये बहुत सारे स्टेप्स पे गुजरेगी। सिंपली मैं कर देती हूँ कि ये बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरेगी, जहाँ पे अलग अलग जगह पे इसकी डिफरेंट चेकिंग होगी कि अगर इस पे अगर आपके पास मेंशन है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, क्या इस सिरप के अंदर वही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें अब बेटा आपके पास चेक किया जाता है पॉइंट्स पे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच 5 ml कंटेंट पैरासीटामोल 120 mg, तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसके अंदर क्या ये डोज है, अगर मैं इसके अंदर सिर्फ 5 ml निकालूंगी तो हर बार 5 ml निकालने से मुझे यही अमाउंट मिलेगी। तो ये हर चीज जो है ना वो बेटा चेक की जाती है। इसके अगर इसके ऊपर मेंशन है कि इसके अंदर पैरासीटामोल है तो ये चेक किया जाता है कि हाँ इसके अंदर पैरासीटामोल है या नहीं, ठीक है। अब इसकी जो है वो डेंसिटी चेक की जाती है। अगर यहाँ पर मेंशन है कि ये 2026 के अंदर एक्सपायर होगी, ये 2028 के अंदर एक्सपायर होगी, तो इसके ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसको हम शेल्फ लाइफ इसकी ज्यादा हो, कि इसको हम अगर रखे भी रहें तो ये उतने साल तक इसको कोई भी नुकसान ना हो। तो डिफरेंट चेक पॉइंट से बेटा ये टैबलेट्स आपके पास चेक होके आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये बन गई और एकदम से मार्केट में आ गई। सेम बेटा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी आपके पास चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि क्या आपके पास जो सेल डिवाइड हो रहा है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर एरर होगा बेटा तो वो आगे जाके कैंसर काज करेगा, ठीक है। वो सेल आपके पास एबनॉर्मली ग्रो करेगा और वो कैंसर काज करेगा। तो यहाँ पर
ताकि सेल में वेरिएशंस ना आए, सेल प्रॉपर्ली ग्रो करे। तो ये आपके पास चेक पॉइंट्स होते हैं जिनसे चेक होकर आपके पास सेल फर्दर फेजेस में जाता है। अब ये जो G1 चेक पॉइंट है बेटा, ये चेक करता है कि सेल प्रॉपर्ली ग्रो हुआ है नहीं हुआ, सेल के पास वो प्रोटीन्स हैं, सेल के पास वो न्यूट्रिएंट्स हैं या वो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं जो कि आगे डिवीजन में काम आएंगी। देन यहाँ पर बेटा एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन हो गई, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया, आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स आपके पास बन गए, इसके बाद आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स बन गई। देन आपके पास आ जाता है G2 फेज, जिसमें सेल जो है वो फर्दर ग्रो करता है। ठीक है, सेल जो है वो फर्दर ग्रो करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा माइटोसिस या मियोसिस के लिए, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगी। अगर डीएनए डैमेज होगा तो वो रिपेयर होगा प्रॉपर। अब ये जो G2 चेक पॉइंट है बेटा, इसमें प्रॉपर चेकिंग होती है कि जो आपके पास डीएनए रिप्लिकेट हुआ है, जो डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बना है आपके पास, क्या उस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो करेक्टली लगे हुए हैं, वो आपके पास उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो कोई डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड तो नहीं है, प्रॉपर्ली न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं और अपनी अपनी पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ये आपके पास G2 चेक पॉइंट पे डीएनए प्रॉपर्ली चेक होता है आपके पास। ठीक है, और इस चेक पॉइंट से बेटा ये आपके पास जो इंटरफेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंटरफेस में आपके पास सारा सेल ग्रो करता है, खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट बेसिकली चेकिंग करते हैं कि आपके पास सेल प्रॉपर्ली बना है या नहीं, सेल ने प्रॉपर्ली खुद को डिवीजन के काबिल बनाया है या नहीं। देन आपके पास बेटा आ जाता है माइटोटिक फेज। अब ये जो माइटोटिक फेज है, इसमें मैंने क्या कहा था कि आपके पास दो तरह की फेजेस आती हैं या डिवीजन आती हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द अदर इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेटा न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं, जिसमें 4 तरह की आगे सब डिवीजन आती हैं। एक आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड द अदर इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपके पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एक और इम्पोर्टेंट फेज आती है बेटा जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, कुछ सेल आपके पास होते हैं जिनमें ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए डिवाइड होते हैं, जब उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो वो डिवीजन को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, G0 फेज, या इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, वो हमेशा के लिए रेस्टिंग पोजीशन पे चला जाता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर डिवीजन नहीं करता। यही रीजन है बेटा कि आपके अगर नर्व सेल डैमेज हो जाए या ब्रेन में आपके नर्व सेल डैमेज हो जाए या आपके कोई भी किसी भी पार्ट में आपकी नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी वो जगह डैमेज हो जाती है, वो जगह फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, अगर मेरी हैंड में मेरी नर्व सेल्स, मेरी नर्व जो है वो हैंड की नर्व डैमेज हो जाएंगी तो मेरा ये जो हाथ है ये फ्रेजाइल हो जाएगा, ये वर्क करना ही स्टॉप कर लेगा। तो जो नर्व सेल होते हैं बेटा, वो फर्दर उनमें डिवीजन नहीं होती। अगर एक दफा वो डैमेज हो जाए तो वो दोबारा आपके पास डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे सेल जो होते हैं वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये G0 फेज में चले गए हैं। अब एक चीज बेटा आप समझे, हम कह तो रहे हैं कि सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, लेकिन क्या डिवाइड होता है? तो सेल में बेसिकली बेटा जो मशीनरी होती है, जो जेनेटिक मशीनरी होती है या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आपके पास डिवाइड होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी सेल है, ठीक है, अगर मैं आपको इस चीज को ऐसे समझाऊं, बेटा कोई भी सेल है आपके पास, ठीक है, कोई भी आपके पास सेल है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा थ्रेड लाइक में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है आपके पास क्रोमोसोम। ठीक है, अब डिवीजन हम जो कह रहे होते हैं ना कि सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली ये क्रोमोसोम क्या होता है, डिवाइड कर होता है। ठीक है, अब बेटा मैं स्टार्ट से आपको बताऊं ना, तो अगर कोई भी हम जनरली सेल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सेल लेंगे, वो सेल उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा ना बेटा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिन है बेटा, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में लूजली आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में ये यही क्रोमोसोम आपके पास कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, एक्स शेप बना देता है और सेल जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, ये सेल है, इसको हम डिवाइड होना डिवाइड करते हैं, तो इसका क्रोमोसोम बेटा कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर एक्स शेप में। ठीक है, आपके पास अगर ये डीएनए है, इसका दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर ये आपके पास एक्स शेप में बन जाएगा, इसकी प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर अगर हमने डिवीजन समझनी है तो हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे
क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये आपके पास बेटा सबसे पहले क्या है, कोई भी सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, जो कि आपके पास सिंपली लूजली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, देन ये डिवाइड करना स्टार्ट कर लेता है, इसके आपके पास रिप्लिकेशन होती है, दो स्ट्रैंड बनते हैं, वो दो स्ट्रैंड्स आपके पास क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं बेटा वो आपस में क्या करते हैं, अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है बेटा, ये दो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को एक्स शेप में। ठीक है, अब ये एक शेप है बेटा, ये आपके पास दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बेटा, ये एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, एक्स शेप में ज्वाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये आपके पास एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है जो कि इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, अटैच करवाता है। अब बेटा इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो इसके आखिर में एक केप लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं टीलोमर्स। ठीक है, टीलोमर्स क्या होती हैं, हर डीएनए के स्ट्रैंड के आखिर में आपके पास प्रोटेक्टिव केप्स होती हैं, इन केप्स को हम क्या कहते हैं, टीलोमर्स। इसको आप ऐसे समझे, आपके पास जूतों का जो तस्मा होता है आपके पास, उसके आखिर में आपने मोस्टली नोट किया होगा कि प्लास्टिक की एक केप सी होती है। ठीक है, अब वो प्लास्टिक की केप क्यों होती है, ताकि वो जो आपके पास डोरी है या वो जो तस्मा है आपके पास जूते का, वो आपके पास लूज ना हो जाए। ठीक है, उससे धागे निकलना ना स्टार्ट हो जाए। तो सेम यहाँ पे भी क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके पास, वो आपके पास क्या होती है, टीलोमर्स होते हैं। ठीक है, ये टीलोमर्स क्या करते हैं, ये आपके डीएनए को दोबारा से लूज होने में या दोबारा से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, उसको कंडेंस करके ही रखते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव केप होती है हर क्रोमोसोम के आखिर में, जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके डीएनए को। अब यहाँ पर बेटा इन क्रोमोसोम्स की डिफरेंट आर्म्स होती हैं, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है, जो शॉर्ट आर्म होती है बेटा उसको हम पी आर्म कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। अब ये आर्म क्यों जरूरी है, ये आर्म जरूरी होती है ताकि ये लोकेशन को बताती है, डिजीज को बताती है। अगर आपने कोई भी डिजीज मेंशन करना है कि कौन सा डिजीज कहाँ पर है, तो आप बेसिकली बता देते हैं कि पी आर्म पे ये वाला डिजीज है, या कोई भी जीन है, कोई भी अलील है, कोई भी ट्रेट है, करेक्टर है, तो आप बता देते हैं कि ये शॉर्ट आर्म पे है या ये लॉन्ग आर्म पे है। तो आप सिंपली कहते हैं ये पी आर्म पर है, ये क्यू आर्म पर है। ठीक है, तो ये लोकेशन बताने के लिए, कोई डिजीज मेंशन करने के लिए या कोई करेक्टर मेंशन करने के लिए ये आर्म्स आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। अब दूसरे दो पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास, नॉन कंडेंस एंड कंडेंस आपके पास क्रोमोसोम कौन सा होता है। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास जो बेसिक क्रोमोसोम्स होता है सेल के अंदर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नॉन कंडेंस होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो जब डिवीजन नहीं होती तो आपके पास जो क्रोमोसोम होता है वो नॉन कंडेंस पड़ा होता है, मतलब वो थ्रेड लाइक में पड़ा होता है। ठीक है, वो थिक नहीं होता, वो लूजली आपके पास पड़ा होता है। लेकिन जब डिवीजन होती है तो वही क्रोमोसोम आपके पास कंडेंस हो जाता है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना देता है आपके पास, और वो आपके पास क्या हो जाता है बेटा, कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस और नॉन कंडेंस में फर्क समझना है कि कंडेंस आपके पास एक प्रॉपर शेप होती है, थिक सा आपके पास क्रोमोसोम बन जाता है, डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक हो जाता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन आपके पास जो नॉन कंडेंस होता है, नॉन कंडेंस बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपके पास क्रोमोसोम जो है डीएनए पड़ा होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज भी समझने वाली है कि इस सेंट्रोमेयर के ऊपर ही बेटा एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, उसी काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस को डिटेल के साथ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि काइनेटोकोर कौन सी लोकेशन होती है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स कैसे अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स आपके पास क्या करती हैं बेटा, ये पकड़ती हैं, ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्रोमोसोम को पकड़ती हैं, क्रोमोसोम को अलाइन करती हैं और उनको सेपरेट करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से इसको वाज़ेह करके समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप इसको समझ लो। ठीक है, स्ट्रक्चर में बेटा आप देखें तो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास स्पिंडल फाइबर्स होती है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये सारा भी समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जाल टाइप से निकल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स होती हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा, इनका काम मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं, अलाइन करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये स्पिंडल फाइबर्स बेटा कौन बनाता है, तो आपके पास एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, अब सेंट्रोसोम के अंदर बेटा सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल बेटा आपके पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर को की फॉर्मेशन में। बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर है वो कौन प्रोड्यूस करता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्ड्स को कंफ्यूज नहीं करना, मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब बेटा आपके पास एक वर्ड होता है दैट इज सेंट्रोसोम। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास सेंट्रोमियर। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास सेंट्रियोल। देन आपके पास आ जाता है क्रोमेटिड, क्रोमेटिन। देन आपके पास आता है क्रोमेटिड। ठीक है, अब इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सेंट्रोसोम आपके पास दो क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो जब एक्स शेप में अलाइन होते हैं, उनके मिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये इसके साथ है। सेंट्रोमियर बेटा क्या है, आपके पास दो क्रोमोसोम जब अलाइन होते हैं उनके मिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। जबकि जो सेंट्रोसोम है आपके पास, ये आपके पास ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और इस ऑर्गेनेली के अंदर सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। और क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में आपने डिफरेंस समझना है कि क्रोमेटिन आपके पास लूजली डीएनए होता है जो कि सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ कि आपके पास जो सेंट्रोसोम होता है ये आपके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनेली का क्या काम होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसके अंदर सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। और सेंट्रोमियर आपके पास दो क्रोमोसोम्स के दरमियान में जो अटैच पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अगर वो एक्स शेप में है तो उसके दरमियान में जो पॉइंट होगा जो कि उन दोनों को कनेक्ट करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। देन आपके पास आ जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो सेल लूजली फॉर्म में प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। एंड व्हाट इज मीन बाय क्रोमेटिड, जिसके टीआईडी लग जाता है, वो बेसिकली आपके पास कंपैक्ट न्यूक्लियस होता है या कंडेंस न्यूक्लियस होता है जो कि डिवीजन के वक्त प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली बेटा आपके पास था आज का लेक्चर सेल साइकिल से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम समझेंगे माइटोसिस को डिटेल के साथ एंड मियोसिस को फर्दर समझेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया ना, आपको जहां पे भी डिवीजन का वर्ड आएगा बायो में, आपको सारी हिस्ट्री सारी डिटेल पता होगी कि डिवीजन आहर होती कैसी। ठीक है, जब मैंने रिप्रोडक्शन का चैप्टर समझाया था तो वहां पे भी oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस जब हो रही होती है तो वो भी आपको तभी समझ आएगा बेटा जब आप इन लेक्चर्स को समझोगे। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।